इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और आज के इस टॉपिक में मैं आपको कुछ नया पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। देखो, इस रिलेशनशिप को बताने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओम्स। तो हम आज पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओम्स लॉ। इन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो है वो रिलेशनशिप बताया था। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई वायर है, ये मेटल का वायर है, ठीक है। इस वायर का दो एंड, अब देखो इस वायर को तो मैंने फोल्ड किया हुआ है। इस वायर के ये जो दो एंड है, इस दो एंड की बात की जाएगी, एक एंड ये और एक एंड ये। इन दोनों एंड्स के बीच में जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो ओम्स ने बताया था। इन्होंने बोला था कि जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसे होगा मैं आपको अभी यहाँ पे समझा दूंगा। और जो प्रोपोर्शनलिटी होगी, ये इसके लिए कुछ कंडीशंस होगा। कंडीशंस ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर या जो अदर फिजिकल कंडीशंस होती हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए। मतलब एक टाइम में एक ही टाइप का टेम्परेचर, एक ही टाइप का प्रेशर, इस टाइप की जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो फिक्स होनी चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड होता है। अदरवाइज ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ की वैलिडिटी भी है। तो ओम्स लॉ ने जो है जो बताया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन, मैं वो चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर होगा कि जो ओम्स लॉ ने बताया था, तो आप लिखोगे दिस लॉ स्टेट्स दैट This law states that the electric current flowing in a conductor मैंने अभी आपको दिखाया, flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस को जाके देख लो। डिफरेंस अक्रॉस the ends of the conductor। इसमें क्या देना है, टेम्परेचर या जो भी फिजिकल क्वांटिटीज जो है कंडीशंस हैं वो आपको यहाँ पर सेम रखना है। प्रोवाइडेड दी टेम्परेचर एंड other physical conditions of the conductor remain the same। ठीक है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से ओम्स लॉ ने जो बताया कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है, मेटल का वायर है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी जितना पोटेंशियल आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जब बैटरी से जो भी आप पावर यहाँ पर या जो वोल्टेज यहाँ पर आप सप्लाई करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके, ठीक है। जो करंट इसके अंदर आएगा वो इस बैटरी के ऊपर निर्भर करेगा कि आप यहाँ पे कितना वोल्टेज दे रहे हो, उसी के हिसाब से करंट भी डिसाइड होगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अगर आप यहाँ पे मान लो 3 वोल्ट की बैटरी से कोई डिवाइस को आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या किया कि बैटरी को चेंज कर दिया, आपने 6 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पर करंट भी उसी के हिसाब से ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, तब जाके इस तरह से ये वर्क करेगा। तो इन्होंने इसको बताने के बाद एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया। तो मैथमेटिकली
मैथमेटिकली ये लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ, इस लॉ को लिखते हैं मैथमेटिकली क्योंकि पेपर में भी लिखना होगा। दिस लॉ कैन बी स्टेटेड एज अब देखो हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रिक करंट यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। आई का मतलब करंट और वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोनों बात एक ही है। अब देखो इसमें रफली मैं आपको बताता हूँ, अगर आप करंट यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो जो वोल्टेज है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा, अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट यहाँ पर इंक्रीज होगा। कुछ इस तरीके से इनका कहना था। तो जो ये प्रोपोर्शनलिटी का, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ठीक है, इसको आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो इसको हटाने के बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, V इक्वल टू, अब देखो जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाने के बाद हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको बोलते हैं R, रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर, ये जो है यहाँ पर एक रिलेशनशिप तैयार हो गया, V इक्वल टू आई आर। और क्या है इसमें, ये फॉर्मूला हो गया। और R का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, R का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस। जो कंडक्टर हमने वहाँ पर लगाया है वो उसका रेजिस्टेंस इससे पता। रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को जाने में जो है वो बाधा डालता है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो करंट को आगे जाने नहीं देता, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में, किसी मेटल में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट जनरेट होने लगता है और लाइट भी जनरेट होती है, वो रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है। और हम इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो R यहीं रखोगे और V अपॉन आई नीचे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर ओम्स लॉ ने ये बताया, उसके साथ ही इन्होंने एक ग्राफ भी जो है हमें ड्रॉ करके दिखाया, इन्होंने रिलेशनशिप बताया V और I के बीच में। तो यहाँ पर इधर करंट और इधर वोल्टेज, ठीक है, इससे जो इन्होंने रिलेशनशिप दिया, जब इन्होंने कैलकुलेट किया मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंट करके जब कैलकुलेट किया तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा था और ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। जब इन्होंने पूरा कैलकुलेट किया तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है। जो भी इनके पास वैल्यूज़ आई उन्होंने सारी वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है, और सारे पॉइंट्स को, जो ये पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे थे, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे थे, इन पॉइंट्स को उन्होंने मैच किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। तो देखो ये कांस्टेंट को दर्शा रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक टाइम पे आगे। तो यही चीज़ यहाँ लिखा है और ये इसके बीच में रिलेशनशिप है। 3 मार्क्स का पूछा जाता है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ जो है आप थोड़ा ध्यान देना। अब इसमें रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is the property of a conductor to oppose the flow of charge through it, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, मतलब कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको यहाँ पर लिख के दिखाया था, R इक्वल टू V अपॉन आई, ये जो है इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की SI यूनिट, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, SI यूनिट इज ओम। इसको हम कुछ इस तरह के सिंबल से शो करते हैं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन 1 ओम, ठीक है, तो वैसे ही आप, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, फॉर्मूला आप लिखोगे R इक्वल टू V अपॉन आई, सबका यूनिट आप लिख दोगे। तो 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट एंड
1 एम्पियर करंट। ठीक है, ये 1 ओम का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, या आप लिख लोगे इसको, ये इतनी बड़ी जो है चीज़ नहीं है। उसके बाद हम लोग जो है आगे की तरफ चलते हैं, फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रेजिस्टेंस पर जो है वो प्रभाव डालते हैं। ठीक है, या रेजिस्टेंस जो है किन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब यहाँ पे देखो, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ देयर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक करंट का वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला हमारे पास है R इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर मैं इसको इस साइड जो है भेज दूं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। अब देखो, जो करंट है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। यानी आप यहाँ लिख सकते हो करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जो है रेजिस्टेंस के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर यहाँ पे करंट इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर करंट डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। कुछ इस तरीके से ये फंडा चलता है। अगर यहाँ पे करंट इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, या रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसका उल्टा यहाँ पर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस यहाँ पर कुछ डिवाइसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे रेहोस्टेट। रेहोस्टेट को आप डायग्राम में भी देख रहे होगे, रेहोस्टेट है। ठीक है, इसके बाद फिर हम रेजिस्टर्स की बात करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इंसुलेटर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेहोस्टेट क्या होता है। तो रेहोस्टेट क्या होता है, रेहोस्टेट इज ए डिवाइस यूज्ड in an electric circuit देखो, सर्किट का एब्रिविएशन मैंने यहाँ पर पहले ही बताया था, CKT, इलेक्ट्रिक सर्किट टू चेंज द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये किसी सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए काम आता है, और रेजिस्टेंस एंड हेंस करंट इन द सर्किट। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि रेजिस्टेंस में बदलाव होगा तो करंट भी वेरी करता है। ठीक है, तो आप यहाँ ये मान सकते हैं कि जो रेहोस्टेट होता है वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, यानी इट एक्ट्स एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब वो रेजिस्टेंस मतलब वो डिवाइस जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बार बार चेंज होता रहे, वो रेहोस्टेट है। और रेहोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के। तो एक कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट
a component in an electric circuit which offers resistance देखो ये क्या होता है कि जब हम इसको किसी डिवाइस में लगाते हैं तो ये उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का उसमें डिस्टरबेंस जनरेट हो जाएगी, यानी करंट यहाँ से जाने में, मतलब करंट को यहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। रेजिस्टेंस टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में होगा तो इलेक्ट्रिक करंट को जाने में प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसको बोलते हैं इज नोन एज रजिस्टर। तो ये हमारे रजिस्टर्स कहलाते हैं। तो रजिस्टर्स जो है वो भी जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और जो चार्जेस होते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है तो वो चार्जेस यहाँ पे अगर फ्लो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, और ये रजिस्टर्स इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखो एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है एक बैटरी लगी हुई है, एक स्विच है ना, और यहाँ पर मैं एक डिवाइस लगा देता हूँ जो कि एक रजिस्टर है, मान लेते हैं, जो कि एक रजिस्टर है जिसमें हमने कुछ इस तरीके के सिंबल से इसको शो किया था। और इस रजिस्टर यहाँ पे एमीटर लगा देता हूँ जो कि करंट मापेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये रजिस्टर है, ठीक है, और ये बैटरी इसको करंट प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी कि जो ये चार्जेस होंगे यहाँ पर, जो कि इनकी वजह से यहाँ पे फ्लो करेंगे अब, तो जो ये रजिस्टर होगा ये इसको जाने नहीं देगा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट जनरेट होगा। इसका एग्जांपल मैं और देता हूँ। एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे पास जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जब ये बैटरी इसको करंट प्रोवाइड करता है तो इस बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है, यानी एक हाई रेजिस्टेंस वाला मेटल यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है वो मेटल इस करंट को आगे नहीं जाने देता, और जब करंट आगे जा नहीं पाता क्योंकि ये चार्जेस मूव नहीं कर पा रहे ज़्यादा तेज़ी से, तो यहाँ पर क्या होता है वो लाइट और हीट दोनों ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जो इंजीनियरिंग होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों को इतना ही जानना ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। और रजिस्टर्स रेहोस्टेट क्या करेगा, अगर यहाँ पर मैं रेहोस्टेट लगा दूँ तो रेहोस्टेट इसको कम, लाइट को कम और ज़्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा, फुल रेजिस्टेंस है अभी यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम है, तो ये बल्ब जो है ग्लो कर रहा है तेज़ी से। अगर मैं यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई कर दूंगा, यानी रेहोस्टेट मान लो बीच में लगा दूं यहाँ पर कहीं, तो ये क्या करेगा, इस जो है बल्ब जो जल रहा है ना उसको और कम कर देगा रोशनी। जैसे फॉर एग्जांपल फैन में जो रेगुलेटर लगे होते हैं उसमें जो है हम रजिस्टर्स को जो है रेहोस्टेट टाइप के डिवाइस लगा देते हैं जो कि करंट को कंट्रोल करता है, करंट को जो है कम और ज़्यादा करता है, जिससे पंखे की स्पीड जो है कम और ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत काम के डिवाइस होते हैं। अब ऐसे हमारे पास इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर्स हम उन्हें बोलते हैं जो कि करंट को फ्लो नहीं होने देते। इसको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो करंट को फ्लो नहीं होने देते, और कंडक्टर्स वो होते हैं जो करंट को फ्लो होने देते हैं अपने में से। ठीक है, हीट और करंट दोनों को ही ये कंडक्ट कर सकते हैं, और इंसुलेटर्स ऐसा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल में आ जाएगा इसका वुड, ठीक है, प्लास्टिक, पेपर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। मेटल्स में आपका कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, एल्युमिनियम ये भी अच्छा कंडक्टर होता है, सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कंडक्टिविटी इनकी हाई होती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में भी करते हैं कंडक्टिविटी के लिए। वायर्स जो हमारे घर में लगे होते हैं वो मोस्टली कॉपर के होते हैं या फिर एल्युमिनियम के। सिल्वर के वायर्स हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है वो।
लेकिन उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। अब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया और ये भी समझा दिया कि रेजिस्टेंस क्यों ऑफर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जो है मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मतलब जिसकी वजह से वहाँ पर रेजिस्टेंस जनरेट होता है। तो हम उस वायर का रेजिस्टेंस मापते भी हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वायर अपने आप बताएगा कि मेरे अंदर इतना रेजिस्टेंस है। जब हम उस वायर को यूज़ करेंगे उससे पता चलेगा कि उसमें कितना हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से हम उसको डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है। मल्टीमीटर्स आते हैं, उसमें हम लोग इनको चेक करते हैं। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे इन क्लासेस में या हायर क्लासेस में, इसके बारे में पढ़ा जाता है। अब आगे देखते हैं, अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी मतलब जो रेजिस्टेंस उन पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर है, जैसे सपोज करो ये एक कंडक्टर मेरे पास कॉपर का वायर है, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स होगा, क्योंकि ये अभी एक टाइप का मेटल है। मैं इस वायर का थिकनेस, इसका लेंथ, ठीक है, उसको चेंज कर दूं या किसी जो है मटेरियल को बदल दूं, तो मटेरियल बदलने से भी रेजिस्टेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो यही वो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब देखो फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। तो टॉपिक हमारा आएगा फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस जो है वो निर्भर करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। सबसे पहला है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ये सबसे पहला फैक्टर है। देखो लेंथ को इंक्रीज और लेंथ को डिक्रीज करने पे जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to the length of the conductor, ठीक है। ये कंडक्टर के लेंथ पर जो है वो डिपेंड करता है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट है कि उनके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिपेंडेंस ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी ये डिपेंड करता है। तो R इज यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया पर निर्भर करता है। देखो अगर एरिया, अब ये एरिया का मतलब क्या है, देखो जैसे ये वायर, मान लो कि ये पेन एक वायर है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे देखेंगे, इसको ना फ्रंट से इस तरीके से देखो। यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोलेंगे सामने वाले को। तो ये एरिया, अब ये वायर है, इसकी लेंथ अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे, तो अभी हम देखा था कि लेंथ इंक्रीज़ करने पे एरिया इसका छोटा हो जाएगा। अगर इस पेन को ऐसे कॉम्प्रेस कर देंगे तो एरिया इसका और बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो है वो घट जाता है, ठीक है, और एरिया घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। देखो अगर एरिया हम इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का कम हो जाएगा, लेकिन अगर एरिया आप डिक्रीज़ करते हो तो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का
इंक्रीज हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। दूसरा, अब नेक्स्ट इसमें तीसरा ऑप्शन है। तीसरा जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। और चौथा, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, यानी टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। देखो, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, ध्यान रखना, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब ज़्यादा दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट में आप देख लो कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द conductor connected in the circuit increases, its resistance increases। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बात मैंने आपको अभी बताया भी था कि देखो, जैसे मेरे पास एक वायर है जो कि इतने थिकनेस वाला है, ठीक है, और इस वायर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो इसके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अभी इतना था, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जाहिर सी बात है ये वायर मेल्ट होगा धीरे धीरे। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो इन एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने में एक जगह से दूसरी जगह जो है बहुत प्रॉब्लम होगी, और जिससे उस वायर की वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो मतलब करंट को वहाँ से आगे जाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसका जो है एक लाइन में इस बात को लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, देखो, द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स आर। ठीक है, इसको मैं पहले लगा देता हूँ। पहला, लेंथ, दूसरा, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल, और फोर्थ, टेम्परेचर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये पूछा भी जाता है जो है 1 से 2 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है, कि कंडक्टर मतलब जो रेजिस्टेंस है, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के लेंथ पर, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो वायर का फ्रंट वाला हिस्सा है, ये अगर ये ज़्यादा बड़ा हो जाए तो यानी एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा।
अब इसी में एक टॉपिक है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में इतना ही फ़र्क है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक किसी वायर के बिल्कुल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा भी था और एक्सपेरिमेंटली हमको ये मिला है। तो फर्स्ट इसमें कैसे लिखा जाएगा कि द रेजिस्टेंस of a conductor, the resistance of a conductor is directly proportional to the length, directly proportional to its length। जो भी वायर का लेंथ होगा ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और ये हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is inversely proportional to its area of क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये बात भी हमने जान लिया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेकंड हो गया, कंबाइन कर लेते हैं इनको। देखो यहाँ पे द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये ऐसे लिखते हैं, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी एरिया के। तो कंबाइनिंग, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। कंबाइनिंग रिलेशंस 1 and 2, ठीक है, दोनों कंबाइन कर लेते हैं। तो R इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक साइन आएगा जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है। यही वो फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता था, ये इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। और रेजिस्टिविटी और इसको बोलते हैं रोहो, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो है वो फॉर्मूला बन गया। अब इसकी जो है हम एक छोटा सा डेफिनेशन के तौर पे इसको लिख लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों रिलेशन को कंबाइन करना है तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम लोग यहाँ पर एक साइन लगाएंगे जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी और इसको बोलते हैं रोहो। इसका मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेजिस्टिविटी के लिए कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर is defined as the resistance of the conductor of unit length and unit एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये जो है वो फॉर्मूला बन गया। अब देखो जो इसका एसआई यूनिट होता है वो मैं लिख देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। एसआई यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से शो किया जाता है, ये इसका ऐसा यूनिट होता है। और देखो हमारे पास मैं देखो इस टेबल से आपको बता रहा हूँ कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल्स, एलॉयज़ और इंसुलेटर्स सबके अलग अलग होते हैं। तो इस टेबल में आप देख सकते हो मेटल्स जिसमें सिल्वर है, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी और मैग्नीज, इन सब के
सामने सबकी रेजिस्टिविटी लिखी हुई है। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी देखो लिखा हुआ है ओम मीटर में, तो इसकी रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ऐसे ही कॉपर का, एल्युमिनियम का, तो आप नीचे जैसे आते जाओगे रेजिस्टिविटी इनकी इंक्रीज करती जा रही है, क्योंकि पावर्स आप देखो माइनस में डिक्रीज होते जा रहे हैं। दूसरा एलॉयज़ में मैग्नीन का रेजिस्टिविटी दे रखा है, कॉन्स्टेनन, नाइक्रोम, सब की रेजिस्टिविटी और सबका परसेंटेज दिया हुआ है कि मैग्नीन कैसे बनता है। मैग्नीन बन रहा है 84% कॉपर से, 12% मैग्नीज और 4% निकल से। ऐसी कॉन्स्टेनन के बारे में दिया है कि 60% जो है कॉपर है और 40% निकल है। अगर नाइक्रोम की बात करें तो 60% निकल और 26% आयरन, 12% क्रोमियम और 2% मैग्नीज से मिलके ये बना हुआ है। इंसुलेटर्स के में देखते हैं वुड है, ग्लास, क्वार्ट्ज, डायमंड, एबोनाइट, पेपर, इन सब का रेजिस्टिविटी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें पेपर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है 10⁻12। ठीक है, तो यानी हमने बस ये देखा कि मेटल से जब हम इंसुलेटर्स की तरफ जाते हैं तो रेजिस्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है। अब देखो अगर बात करें रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स पर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है। तो रेजिस्टिविटी देखो लेंथ पर ये भी डिपेंड करती है, एरिया पर ये भी डिपेंड कर रहा है, जैसे हमने वहाँ पर देखा था। ठीक है, और तीसरा इसमें जो जुड़ेगा वो है नेचर ऑफ मटेरियल पर, सीधा सीधा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी मैं लिख देता हूँ, रेजिस्टिविटी ऑफ ए substance, resistivity of a substance depends on the nature of the material of which the substance is made up of। ठीक है, यानी जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल पर सीधा सीधा डिपेंड करता है। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी क्या हो गया, किसी सब्सटेंस के मटेरियल, मतलब किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पर हमने जो है रेजिस्टिविटी के बारे में देखा। इसके यूजेस भी हमारे पास काफ़ी हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए यहीं तक। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टिजंग स्टडी पॉइंट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें और इस पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।